नमः सर्वेभ्य। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक हमने जितना भी किया है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्टेट 2025 का नोटिफिकेशन भी जल्द ही आने वाला है। अभी चेयरमैन साहब ने बोला है कि दिसंबर में या फिर जनवरी में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन दिसंबर में तो ये संभव नहीं है क्योंकि अब तक तो इसके फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि आपका जनवरी में आपका एग्जाम हो जाए, जनवरी लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है। और अभी हाल में आपने केवीएस का नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया होगा। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ अच्छे से तैयारी कर रही हैं। ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो कल वाली वीडियो में हमने बहुव्रीहि समास को आधा छोड़ दिया था। क्या कर दिया था? आधा छोड़ दिया था। जो बाकी का जो बचता है आपका बहुव्रीहि समास, उसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। उसको क्या कर लेते हैं? आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास, समास प्रकरण का कौन सा समास होता है? आपका आधारभूत समास होता है, जिसमें अन्य समासों का भाव होता है, जिसको व्याकरणिक परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। पहला आपका शेषो बहुव्रीहि, शेषो बहुव्रीहि अर्थात द्वंद्व समास से पूर्व, द्वंद्व समास से पूर्व और पूर्वगत समासों के शेष प्रकरण में बहुव्रीहि समास का क्या होता है? बोध होता है। जो आपके द्वंद्व समास है ना, उससे जो पूर्व भी आपके जो समास है वो आपके क्या किसके शेष प्रकरण में किसके आते हैं? आपके बहुव्रीहि समास का बोध कराते हैं। अनेक मन्य पदार्थ है, यानी कि सूत्र से जो अन्य पद के अर्थ में अनेक पदों का बहुव्रीहि क्या होता है? समास होता है। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से अन्य पद के अर्थ में अनेक पदों का बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। अनेकम का आपका क्या अर्थ है? आपका किससे अर्थ होता है? आपका विशेषण से, विशेषण से। ठीक है। तो सप्तमी विशेषणों बहुव्रीहि अर्थात जो आपके सप्तम्यांत शब्द हैं या विशेषण शब्द हैं, उनमें कौन सा समास होता है? आपका बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर जब हम इसका विग्रह करते हैं ना, तो इसके भिन्न भिन्न रूपों की विभक्तियों का प्रयोग होता है। इसके विग्रह में अनेक विभक्तियों का क्या होता है? यूज होता है। ठीक है। बहुव्रीहि समास के विग्रह में विभक्तियां अर्थ के आधार पर लगती हैं। किसके आधार पर लगती हैं? अर्थ के आधार पर लगती हैं। जैसे कंठे काल है, कंठे काल है यस्य से। प्राप्तोदकम, प्राप्तम उदकम यम से। ऊढ़ रथ है, ऊढ़ रथ है येन से। ठीक है। निर्धनय, निर्गतम धनम यस्मात् से। ये क्या है आपका? निर्गतम धनम यस्मात् से। पिताम्र, पितम अम्रम यस्य से। वीर पुरुष का, वीरा पुरुषा यस्मिन् से। ठीक है। ये शेषो बहुव्रीहि आपका क्लियर हो गया। शेषो बहुव्रीहि यानी कि जो आपका द्वंद्व समास से जो पूर्व के समास हैं, उनके शेष प्रकरण में आपका बहुव्रीहि समास का क्या होता है? बोध होता है। ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? किसी भी स्त्री की विशेषता से पुरुष का विशेषण प्रकट होता है, यानी कि किसी भी स्त्री की विशेषता से पुरुष का विशेषण प्रकट होता है, तो स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु से जो अन्य अर्थ होगा वह पुल्लिंग और समासिक पद का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है? लघु हो जाता है। आप इसके एग्जाम्पल देखोगे ना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम विग्रह करते हैं ना, तो आपका विशेषण और जो विशेषण होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जो आपका सामासिक पद होता है उसके अंदर आपका अंतिम वर्ण क्या होता है? लघु होता है और वह पुल्लिंग होता है। ठीक है। और जब आप इसका विग्रह करते हो ना, विग्रह करते हो तो इसके अंदर जो आपका विशेष्य और विशेषण होता है वो किसके होते हैं? आपके स्त्रीलिंग के होते हैं। ठीक है। जो इसके उत्तर पद में है ना, आपके भार्या या फिर दार शब्द होता है। देखिए ये आपका समासिक पद है, गंग भार्य। देखिए इसके अंदर जो आपका अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है आपका? इसके अंदर लघु है। ठीक है। अंतिम वर्ण क्या है आपका? लघु है। और ये जो देखने में तो लग रहा है ना पुल्लिंग है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या आएगा? गंगा भार्या यश से, या गंगा भार्या यश से। रूपवद भार्य, रूपवती भार्या यश से। ज्ञानवती दार है, ज्ञानवती दारा यश से।
रस्वतदार है, रस्वती दारा यस से। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये सूत्र भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना, देखिए मूर्धा वाला, यानी कि पूर्व पद में द्वि या त्रि संख्यावाची शब्द हो और उत्तर पद में मूर्धन्य शब्द हो तो द्वि त्रिभ्याम से मूर्धन्य, द्वि त्रिभ्याम से मूर्धन्य सूत्र से बहुविधि समास होता है। देखिए जो नोट है ना आपके, जो छोटे छोटे सूत्र हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, कि किसमें आपका बहुविधि समास है और किस सूत्र से हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि पूर्व पद में द्वि या त्रि संख्यावाची शब्द हो और उत्तर पद में मूर्धन्य शब्द हो तो द्वि त्रिभ्याम क्षय मूर्धन्य सूत्र से क्या होता है, आपका बहुविधि समास होता है। और इसके विग्रह में हमेशा क्यों कौन सी विभक्ति लगती है, आपकी प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, आपका प्रथमा विभक्ति का। यदि द्वि हो तो द्विवचन का प्रयोग होगा और यदि त्रि होगा तो आपका बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे द्विमूर्धन्य, द्विमूर्धन्य दऊ मूर्धानौ यश श, त्रिमूर्धन्य त्रिय मूर्धान्य यश श। ठीक है, दो होगा ना तो आपका द्विवचन और त्रि होगा तो आपका बहुवचन का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका पादस्य लोपो हस्त्यादि भय, पादस्य लोपो हस्त्यादि भय। देखिए इसके अंदर आपको एग्जाम में कई बार डाउट हुआ होगा कि व्याघ्रपात करें, फिर व्याघ्रपात करें, हस्तिपाद करें, फिर हस्तिपात करें। ठीक है, ये इसे आपको कंफ्यूजन किया जाता है एग्जाम में। अगर आपको इनको एक बार ध्यान से देख रहे हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा यहाँ से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपका हाथी या फिर कुशल शब्द आ गया ना तो ये आपका हलंत नहीं आएगा, यहाँ पे ये जो आपका पाद है ये पूरा आएगा। अगर हस्ती या कुशल से अगर और भी कोई शब्द आ गया आपका तो उसके अंदर जो आपका तय है ये आपका किसका हो जाता है, ये आपका हलंत का हो जाता है। किसका हो जाता है, हलंत का हो जाता है। और अंतिम आएगा क्या हो जाता है, इसके अंदर आपका लोप हो जाता है। देखिए जैसे व्याघ्रपात है, व्याघ्रस्य पादौ यस्य, हस्ती पाद है। देखिए हस्ती आ गया ना तो इसके अंदर आपका ये जो हलंत नहीं आया, क्या नहीं है, आपका हलंत नहीं आया, पाद एजिटीज आ गया। ठीक है, हस्ती ने ई पादौ यस्य से, कुशल पाद है, कुशल से ई पादौ यस्य से। ठीक है, हस्ती व कुशल शब्द के बाद में उत्तर पद में सदैव पादः का प्रयोग होता है और इन दोनों को छोड़कर यदि कोई और पद पूर्व में आए तो उत्तर पद में हलंत युक्त किसका यूज होता है, आपका पाद का यूज होता है। आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। पादस्य लोपो हस्त्यादि भय, इस सूत्र से अगर आपका हस्ती या फिर कुशल शब्द आते हैं पूर्व पद में तो इनके साथ में पाद एज इट इज जुड़ जाता है। अगर इनसे अलग कोई शब्द आया है तो आपका हलंत युक्त पाद का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संख्या सुपूर्वस्य, सूत्र से संख्यावाची शब्द पूर्व में हो तो भी उत्तर पद में हलंत युक्त पाद का प्रयोग होता है और इस सूत्र से सु अव्यय के भी पाद लगता है और बहुव्रीहि समास होता है। संख्या सुपूर्व से, यदि आपका जो संख्यावाची है अगर वो पूर्व में है और तो उत्तर पद में भी हलंत युक्त पाद का यूज होगा। अगर आपका सु अव्यय है तो भी आपका किसका यूज होगा, आपका पाद का यूज होगा। जैसे द्विपाद, दौ पादौ यश, सुपाद, शोभनौ पादौ यश। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखनी है ये आपको ये बातें। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी निष्ठा युक्त सूत्र से, निष्ठा सूत्र से यदि पूर्व पद कतकतवतु, यदि पूर्व पद कतकतवतु का उदाहरण हो तो भी बहुविधि समास होता है और विग्रह में कौन सी विभक्ति लगती है, आपकी प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे युक्त योग है, युक्त योग येंस है, युक्त भुक्त मुक्त, ये आपके कतकतवतु है ना, ये आपके कतकतवतु के उदाहरण है। आपके युक्त योग है, युक्त योग येंस है, भुक्त योग है, भुक्त योग येंस है, मुक्त रोग है, मुक्त रोग येंस है। ठीक है, यदि नेक्स्ट है आपका नोट, यदि पूर्व पद में महान शब्द हो और उत्तर पद में यस्य शब्द हो तो सदैव बहुविधि समास होगा। परंतु जो आपका जो सामासिक पद होगा ना वो हमेशा विकल्प से प्रयुक्त होता है। जैसे इस पोएम क्या है, आपका महायशा या फिर महायशस का दोनों ही बन जाते हैं इसके अंदर आपके।
यानी कि महायशा, महान यश है, यशस है, ये आपका मूल शब्द बना आपका महायशा। क्या बना आपका महायशा, क्या बना मूल शब्द बना। और विकल्प से क्या बना आपका महायशस्क, विकल्प से क्या बना आपका महायशस्क, विकल्प से क्या बना आपका महायशस्क। महान यश है, यशस है विकल्प। यदि पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेषण का भाव हो तथा सामासिक पद नपुंसक लिंग का हो तो क्या होगा आपका कर्मधारय होता है। ठीक है, क्या होता है आपका कर्मधारय होता है। यदि सामासिक पद नपुंसक लिंग का हो तो क्या होता है आपका कर्मधारय होता है। यदि सामासिक पद पुल्लिंग का हो तो आपका कौन सा समास होता है, आपका बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए, पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य का भाव हो और सामासिक पद अगर आपका नपुंसक लिंग का है तो आपका बनेगा कर्मधारय समास, और यदि सामासिक पद पुल्लिंग का है तो बनेगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसी प्रकार आपका अव्यय के साथ भी यूज होता है। इसी प्रक्रिया में यदि पूर्व में अव्यय हो और जो विशेषता सूचक प्रयुक्त हो, उत्तर पद में कोई संज्ञा शब्द हो तो सामासिक पद नपुंसक का होगा तो क्या होगा आपका अव्ययीभाव समास, क्या होगा आपका अव्ययीभाव समास। अगर पुल्लिंग का होगा तो क्या होगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये जो छोटे छोटे नोट है ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तभी आप का जो समास है उसके अंदर आपका एक भी अक्षर, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास आपका द्वंद्व समास। प्रायण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व पंचमा, यानी कि प्राय उभय पदार्थ प्रधान, यानी कि इसके अंदर जो आपके दोनों पद हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं। क्या होते हैं आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, आपका द्वंद्व समास कहलाता है। और ये जो समास है ये आपका कौन सा भेद है, ये आपका पांचवा भेद है। कौन सा भेद है, ये आपका पांचवा भेद है। प्रायण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। ठीक है, यह समास का विभाजन अर्थ में प्रयुक्त होता है और विभाजन के लिए किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, आपका च का। किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, आपका च का। इसी आधार पर च अर्थ द्वंद्व अर्थात च अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च अर्थ द्वंद्व से च अर्थ में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास सामान्यतः वाक्य प्रयोग में स्वतंत्र रूप से कर्ता की विशेषता भी प्रकट करता है। इस समास में समास विग्रह करते समय चकार बहुलो द्वंद्व सूत्र से प्रत्येक पद के च शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस सूत्र से, आपका चकार बहुलो द्वंद्व सूत्र से प्रत्येक पद के च शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ये जो च प्रयुक्त होता है वो इतरेतर या फिर समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पिछले साल आपका, पिछले साल नहीं सिर्फ पिछले साल आप जब आपका चंडीगढ़ टीजीटी का एग्जाम हुआ था ना, तो उसके अंदर यहाँ से पूछा गया था कि च के 4 अर्थ होते हैं, ये 4 दिए और उनमें से एक अलग दे दिया था, तो पूछा था कि किसके साथ आपका यूज नहीं होता। ठीक है, तो समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर, समाहार। देखिए, छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान रखनी, एग्जामिनर यहीं से आपके क्वेश्चन निकाल के पूछता है। जैसे यथा भी आपके कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है, आपका 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। और च के भी कितने अर्थ में होते हैं, आपके 4। कौन कौन से होते हैं आपके, समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर, समाहार। समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर, समाहार। ठीक है, समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, यानी कि समुच्चय यानी कि इकट्ठा, यानी कि अनेक कर्ताओं के अर्थ में च का प्रयोग होता है, वह समुच्चय बोधक होता है। जैसे राम मोहन च पाठ पढ़ते, राम और मोहन पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, अनवाच्य में क्या होता है आपका, जो वाक्य में अप्रधान रूप में अव्यय के रूप में परिभाषित होता है वह अनवाच्य होता है। नोट के अंदर क्या आपका समुच्चय और अनवाच्य अर्थ में च एक ही होता है, परंतु जब स्वतंत्र गिना जाए तो क्या होता है आपका अन्वय और अनवाच्य, और जब साथ में गिना जाए तो क्या होता है आपका समुच्चय। अगर स्वतंत्र गिना जाता है तो आपका क्या होता है अनवाच्य, अगर एक साथ गिना जाता है तो क्या होता है आपका समुच्चय। इन दोनों में क्या होती है, आपकी समानता होती है। इतरेतर के अंदर आपका कैसे यूज होता है, जहाँ समस्त पद पृथक अर्थ विदित करवाने के लिए जब च का विग्रह में प्रयोग होता है वो क्या होता है आपका इतरेतर होता है। यानी कि पृथक अर्थ विदित करवाने के लिए, अलग अर्थ ज्ञात करवाने के लिए किया जाता है। जब च का विग्रह में प्रयोग होता है वो तो कौन सा होता है आपका इतरेतर। नेक्स्ट है आपका समाहार, जहाँ अनेक वस्तुओं के समूह या संग्रह का भाव होता है वहाँ क्या होता है आपका समाहार होता है। ठीक है,
जहाँ अनेक वस्तुओं के समूह संग्रह का भाव प्रकट होता है तो वहाँ क्या होता है आपका समाहार होता है। जो द्वंद्व है इसके आपके कितने भेद होते हैं? 3। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं आपके? 3। कोई बता सकता है कि कौन से होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। इनमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि इतरेतर द्वंद्व समास कौन सा है, समाहार द्वंद्व समास कौन सा है और एक शेष द्वंद्व समास कौन सा है। इतरेतर द्वंद्व समास, यह समास भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसमें दोनों पद पृथक पृथक अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस समास में समासिक पद में अंतिम पद के अनुसार लिंग का प्रयोग किया जाता है। किस पद के अनुसार लिंग का प्रयोग किया जाता है? अंतिम पद के अनुसार लिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपका कौन सा समास होता है? आपका इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है आपका? इतरेतर द्वंद्व समास। देखिए, जो आपके जो रचनाकार होते हैं ना, वो इस इतरेतर द्वंद्व समास को ही सर्वोत्कृष्ट मानते। जैसे देखिए, जैसे राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, सीता रामौ, सीताश्च रामश्च, राम सीते, रामश्च सीताश्च। देखिए, एग्जाम में ये उलट पुलट करके पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेगा कि सीता च रामश्च का आपका समासिक पद कौन सा हुआ, दे देगा कि सीता रामौ और राम सीते। ये आपको ध्यान रखना है कि सीता रामौ होगा फिर राम सीते होगा। जो आपका लास्ट में होता है ना, वो लास्ट में ही आता है आपका सीता रामौ, सीताश्च रामश्च, राम सीते। देखिए, जो इसके अंदर आपकी जो ये लगी है ना विभक्ति, ठीक है, तो ये किसके अनुसार ही लगी आपकी? कोई बता सकता है क्या कि ये किसके अनुसार ही लगी है? ये किस लिंग के? देखिए, राम है, ये आपके पुल्लिंग है, तो इसके अंदर विभक्ति भी आपकी पुल्लिंग के अकॉर्डिंग लगी। यहाँ पे सीता है तो यहाँ पे विभक्ति भी आपकी स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग लगी। ठीक है, इन चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। कृष्णार्जुनो, कृष्णश्च अर्जुनश्च, ये हरिश्च लिख रखा है, कृष्णश्च अर्जुनश्च। ठीक है, कृष्णश्च अर्जुनश्च। पेन भी नहीं चल रहा मेरा तो कोई नहीं, आप देख लेना भाई। कृष्णार्जुनो, कृष्णश्च अर्जुनश्च, हरिहरौ, हरिश्च हरश्च, ये यहाँ पे हर आएगा न कि हरि। ठीक है, हरिश्च हरश्च। माता पितरौ, माता च पिता च। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ना इतरेतर द्वंद्व समास। देखिए, जो आपके इतरेतर द्वंद्व समास है, आपने कई एग्जाम्पल यानी कि कई सूत्र और भी पढ़े होंगे, द्वंद्वेगी, अजाद्यंतम, अल्पाक्षरम। ठीक है, अब आप ये आज सीखेंगे। इस द्वंद्व समास में समस्त पद या सामासिक पद की पूर्व और उत्तर अवस्था ज्ञान कराने के लिए विशेष सूत्रों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे द्वंद्वे घी, द्वंद्वे घी यानी कि द्वंद्व समास में घी संज्ञक, घी संज्ञक आपके कौन से होते हैं? ह्रस्व, इकारांत और उकारांत पुल्लिंग। घी संज्ञक आपके कौन से होते हैं? ह्रस्व, इकारांत और उकारांत पुल्लिंग का प्रयोग पूर्व में होता है। जैसे हरिहरौ, हरिश्च हरश्च, यहाँ पे ई आया ना, ई आया तो ये क्या हुआ आपका? इकारांत। ठीक है, तो द्वंद्व घी से आपका घी संज्ञक है वो आपका किस में यूज होता है? आपका पूर्व में यूज होता है। जैसे हरिहरौ, हरिश्च हरश्च। इस उदाहरण में हरि शब्द ह्रस्व इकारांत होने के कारण पूर्व में प्रयुक्त हुआ है। क्लियर? आज आपको समझ में आ गया होगा कि द्वंद्वी घी कैसे यूज हुआ इसके अंदर आपका। नेक्स्ट है आपका अच आदि अत अंतम, अच आदि अत अंतम यानी कि समासिक पद में यदि जो शब्द प्रारंभ से हो और अंत में ह्रस्व हो, यानी कि जो स्वर से प्रारंभी हो, अच आदि यानी कि आरंभ में तो आपका स्वर हो और अत अंतम, और जो आपका अत यानी कि ए और अंत में आपका क्या हो? आपका ए हो, तो आपका कौन सा सूत्र लगता है यहाँ पे? अजाद्यंतम। ठीक है, जैसे ईश कर्षणौ, ईशश्च कर्षणश्च, इसके अंदर क्या जो आपका ई है ना, ये शुरू तो किससे हुआ? आपका किसी भी स्वर से शुरू हुआ ना, ये ई क्या है? आपका स्वर है। और ठीक है, और अंत में क्या है? आपका ए है। इसके अंदर अंत में क्या है? आपका ए है। ठीक है, तो ईश कर्षणो, ईशश्च कर्षणश्च, क्या किस कौन से सूत्र लगा इसके अंदर? आपका अजाद्यंतम। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अल्पाक्षरम, अल्पाक्षरम। ठीक है, जिस शब्द में कम वर्ण हो,
जिस शब्द में कम वर्ण हो तो उसका तो यूज होता है आपका पूर्व में, और ज्यादा वर्ण हो तो उसका यूज कहाँ पे होता है आपका उत्तर पद में। कहाँ पे होता है आपका उत्तर पद में। शिव केशव, शिवश्च केशवश्च, देखिए शिव में आपके 2 ही आए और केशव में आपके 3 आए। धव खदीरो यानी कि धवश्च खदीरश्च, धव में आपके 2 और खदीर में आपके 3। ठीक है, अल्पाक्षरम भी आपका हो गया होगा क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समाहार द्वंद्व। हमने कर लिया है इतरेतर द्वंद्व समास, अब है आपका समाहार द्वंद्व समास। इस समास समाहार द्वंद्व, इस समास का प्रयोग समूह अर्थ में होता है और इसका सामासिक पद नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन में होता है। जो इसका सामासिक पद होता है वो नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन में होता है और इसके विग्रह में समूह बोधक संबंध का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ ही विशेष परिस्थितियां उसके अंदर, जैसे द्वंद्वस्य प्राणी सूर्य सेनांगा नाम। ठीक है, जैसे कि इस उत्तर से प्राणी के अंगवाची शब्द यानी कि सूर्य, यानी कि जो आपके सूर्य यानी कि जो आपके वाद्य यंत्र हैं, और जो सेना के अंगवाची शब्द हैं उनके साथ आपका कौन सा लगता है, आपका समाहार द्वंद्व समास लगता है। यानी कि जो समूह में आता है वहां पे आपका कौन सा समास लगता है, आपका समाहार द्वंद्व समास। जैसे कि पाणी पादम, पाणी पादम, ये प्राणी के अंग हुए ना आपके, पाणी पादम, पाणी च पादौ च तेषां समाहार। कंठ तालु, कंठश्च तालुश्च तयोः समाहार। कंठोष्टम, कंठश्च ओष्ठौ च तेषां समाहार। ठीक है, जैसे वंशी वीणम, वंशी च वीणा च तयोः समाहार। मृदंग पतारम, मृदंगश्च पतारौश्च तयोः समाहार। साध्य पदात्मम यानी कि साध्यश्च पदातश्च, यानी कि साध्यश्च यानी कि साधन से चलने वाली, और पदातश्च यानी कि पैरों से चलने वाली सेना। ठीक है, क्लियर। आपको पता चल गया कि द्वंद्वश्च प्राणी सूर्य सेनांगा नाम, इनके साथ आपका कौन सा समास लगता है, आपका समाहार द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपका शूद्र जंतु, यानी कि जो आपके छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, उनके जो उनका समूह होता है उनके साथ भी आपका कौन सा समास लगता है, आपका समाहार द्वंद्व समास लगता है। कौन सा समास लगता है, आपका समाहार द्वंद्व समास। यानी कि युका लिक्षम, युका च लिक्षा च, वृश्चिक मुस्कम, वृश्चिक च मुस्क च, इलका नणवन यानी कि इलिका च नणवश्च। ठीक है, ये साम च विरोध शाश्वती का, यानी कि जो जिनका जन्मजात आपस में बैर होता है ना, तो वैर भावना होती है, वहां पे आपका कौन सा समास होता है, आपका समाहार द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है, आपका समाहार द्वंद्व समास। जैसे कि सांप और नेवले की दुश्मनी होती है आपकी, सांप और मयूर की होती है, काको कौवे और उल्लू की होती है आपकी। ठीक है, तो इनके अंदर अभी आपका कौन सा समास लगता है, आपका समाहार द्वंद्व समास। सर्प नकुलम, सर्पश्च नकुलश्च, काकोलुकम, काकश्च उलुकश्च, सर्प मयूरम, सर्पश्च मयूरश्च। इसके अंदर आपका कौन सा समास हुआ, आपका समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपका एक शेष द्वंद्व समास। कौन सा समास आपका एक शेष द्वंद्व समास। जहां द्वंद्व समास में विग्रहित दोनों पदों के स्थान पर एक पद शेष रहता है। कौन सा शेष रहता है, एक पद शेष रहता है, तो वहां पे आपका कौन सा समास होता है, एक शेष द्वंद्व समास होता है। जो आपका पद शेष रहता है ना, वो पुल्लिंग द्विवचन का होता है, और जो आपकी विग्रह की जाती है इसके अंदर स्त्रीलिंग का हमेशा पहले आपका यूज होता है। वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। ठीक है, जैसे पितरौ, माता च पिता च, हंसौ हंसी च हंसश्च, पुत्रौ पुत्री च पुत्रश्च। ठीक है, क्लियर। एक शेष द्वंद्व समास क्लियर आपको। ठीक है, ये जो आपका समासिक पद होता है ना, ये तो होता है आपका पुल्लिंग और द्विवचन में इसका यूज होता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो जो स्त्रीलिंग है उसका पूर्व में यूज होता है और जो पुल्लिंग है उसका लास्ट में यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर विशेष क्या है, अब देखो विशेष भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर दोनों पद भी संख्यावाची हो ना, तो वहां पे आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। एक सेकेंड वही, हाँ,
यदि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद भी संख्यावाची हो तो द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। और हम जब संख्या को देखते हैं तो हम कौन सा समास सोचते हैं, हम द्विगु समास सोचते हैं। लेकिन अगर दोनों ही पद संख्यावाची होंगे तो वहां पे आपका द्विगु समास नहीं होकर वहां पे आपका कौन सा समास होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे कि द्वादश है, दौ च दश च, ठीक है। यदि संख्यावाची और उत्तर पद संख्यावाची हो तो आपका कौन सा समास होता है, आपका द्वंद्व समास, ठीक है। कौन सा समास होता है, आपका द्विगु समास होता है। यदि पहला संख्यावाची हो और दूसरा संख्यावाची हो तो वो तो होता है आपका द्विगु समास। अगर दोनों ही पद संख्यावाची हो तो वहां पे होता है आपका द्वंद्व समास। क्लियर, ठीक है। जैसे पंचदश है, संख्यावाची और संख्यावाची हुआ तो ये आपका कौन सा समास हुआ, ये आपका द्वंद्व समास। पंचवटी पहले संख्यावाची है और ये आपका संख्यावाची है तो ये यहाँ पे कौन सा हुआ, आपका द्विगु। कौन सा हुआ, आपका द्विगु। अगर यहाँ पे संख्यावाची और कोई भी नदी का नाम है तो वह आपका द्विगु नहीं होगा, आपका कौन सा होगा, आपका अव्ययीभाव समास। आई होप इन तीनों एग्जाम्पल से आपको ये जो तीन बातें हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर दोनों ही संख्यावाची हैं तो होगा द्वंद्व। अगर पहला संख्यावाची और दूसरा संख्यावाची है तो वो आपका होगा द्विगु। अगर पहला संख्यावाची और दूसरा आपका नदी का नाम हुआ तो वो आपका कौन सा हुआ, आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हुआ, आपका अव्ययीभाव समास, ठीक है। यानी नेक्स्ट है आपका एक नोट इंपॉर्टेंट है ये भी, कुछ व्याकरणिक ऐसी अवस्था भी होती हैं जो स्वतंत्र रूप से इतरेतर व द्वंद्व दोनों मिश्रित रूप से लक्षित होती हैं। उनमें द्वंद्वाचु, देखिए चू यानी कि च वर्ग, द और ये श और है, ठीक है। इनके अंदर आपका कौन सा समास होता है, आपका समाहार द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, आपका समाहार द्वंद्व समास होता है। चू से आपका च वर्ग और ये आपका द और ये आपका मूर्धन्य श और ये आपका है, ठीक है। इनके साथ में आपका कौन सा समास होता है, आपका समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे स्मी दृष्टम यानी कि समीच दृश्च तयो समाहार, तवक सृजम तवक च सृज, वाक तवचम वाक च तवच च, ठीक है। छात्र उपहानम छात्रश्च उपहनश्च, इसके अंदर आपका कौन सा समास हुआ, आपका समाहार द्वंद्व समास। कौन सा समास हुआ, आपका समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। तो आज हमने अपना जो समास वाला टॉपिक है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको जो समास में जितने भी डाउट रहे होंगे वे सब आपको क्लियर हो गई होंगे। अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। देखिए हम थोड़ी थोड़ी करके अपनी तैयारी को हम अगर लगातार करते रहेंगे तो हम अपने सिलेबस को हम जल्द ही हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ आपको कमी लगती है, देखिए तो मुझे एडिट करना भी नहीं आया अभी तक, तो मैंने सीखा भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ उसके लिए एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल अपने एक नए टॉपिक के साथ। कल वाला करेंगे हम कारक। देखिए जो आपके शब्द और धातु रूप है ना, जो अभी आपका DSSB का एग्जाम हुआ था ना, तो उसके अंदर आपके शब्द और धातु भर भर के पूछ रखे थे, ठीक है। ज्यादातर वहीं से पूछ रखे थे, बहुत ही इजी पेपर आया हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम टॉपिक करते हैं हमारा कारक का। ये जो आपका जो व्याकरण के जो बाकी के टॉपिक रहते हैं ना, उनको क्लियर करके ही हम अपने शब्द रूप करेंगे, शब्द रूप और धातु रूप कवर करेंगे हम। उसके बाद हम अपना जो साहित्य वाला है उसको हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके जितने भी डाउट हैं वो सब मेरी वीडियोस से क्लियर हो रही हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।